बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 41 लेके हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं वो कॉमन एरर्स के बारे में हैं, और पिछली 2 वीडियो से मैं आपको मिसलेनियस एरर्स जो है यानी मुतफ़र्रिक़ किस्म की गलतियाँ, यानी ऐसी गलतियाँ जो अमूमन यूजेज की वजह से होती हैं, चीज़ों के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं, उनको हम कहते हैं मिसलेनियस एरर्स। ठीक है, अब ये जो मिसलेनियस एरर्स थे, ये मैंने आपको कहा था कि जनरली पूरी इंग्लिश से इनका ताल्लुक़ है, किसी स्पेसिफ़िक कह लो पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं है, बल्कि हर पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती यूजेज की होती है। ये गलती उर्दू की वजह से भी होती है यानी इंटरलिंग्वल एरर, और ये गलती इंग्लिश की वजह से भी होती है यानी इंट्रालिंग्वल एरर्स। ठीक है, सो इनके हमने 2 पार्ट्स यानी पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ लिया। आज हम अपने लेक्चर नंबर 41 में इनका पार्ट सी पढ़ेंगे और इस तरह ये मिसलेनियस एरर्स जो हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं इंशाल्लाह कंफ्यूज्ड एरर्स शुरू करूँगा और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कंफ्यूज्ड एरर्स को हम कंफ्यूज्ड एरर्स क्यों कहते हैं। ठीक, चुनाचे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल चैनल है, आपके फ़ायदे के लिए है। ये मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस पर बेस्ड है, और बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक, आज मेरा ज़रा थ्रोट थोड़ा इन्फेक्शन हुई है, इसलिए मेरा लेक्चर ध्यान से आप सुने। हो सकता है मैं उतनी क्लियरली अपनी बातें एड्रेस ना कर सकूं, लेकिन चूँकि हर वीक मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस जो है उसको कायम रखना चाहता हूँ। ठीक, चलें, हमने जो 2 वीडियोस बनाई मिसलेनियस एरर्स की, उनमें फर्स्ट जो पार्ट ए था वो और पार्ट बी, ये 2 पार्ट्स में हमने 24 तक एरर्स, 23 तक एरर्स जो है वो हमने पढ़ लिए। आज हम शुरू करेंगे 24 से, और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी मिसलेनियस, या लास्ट लेक्चर आप कह लें होगा मिसलेनियस एरर्स के बारे में। इसके बाद फिर मिसलेनियस एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, सो रूल नंबर 24 से हम शुरू करेंगे। रूल नंबर 24 क्या कहता है कि दैट शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सो एज एन एडवर्ब, कि जब हम एक एडवर्ब के तौर पे लफ्ज़ लगाना हो के या इतना, तो हमें दैट नहीं लगाना चाहिए। किसकी जगह? सो की जगह, यानी सो की जगह दैट नहीं लगाना चाहिए। जब मुराद हो इतना या मुराद हो के, हमें सो लगाना चाहिए, दैट। अक्सर लोग जो हैं वो दैट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक एरर होता है। मसलन मिसाल के तौर पे, ही वेंट ओनली दैट फार, ही वेंट ओनली दैट फार, गलत। ही वेंट ओनली सो फार, यानी मुराद क्या है? उतना, वो सिर्फ वहाँ तक गया, उतना फासला तय किया, तो हम क्या कहेंगे? ही वेंट ओनली सो फार, ये नहीं कहेंगे ही वेंट ओनली दैट फार। एक और मिसाल देखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडेंट वॉक, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडेंट वॉक। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे ही वॉज दैट टायर्ड दैट ही कुडेंट वॉक, नो, वो इतना ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडेंट वॉक। मैंने आपको पीछे भी यूजेज में पढ़ाया था, मिसलेनियस यूजेज में, टेंसेस में, कि हम जब इतना का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम सो और दैट का कम्बिनेशन लेते हैं, या टू और टू का कम्बिनेशन लेते हैं। TO2 जिसका मतलब होता है इतना, और TOO2 का मतलब होता है के नहीं सकता। सो फिक्रा बना, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। इसमें पहले सो का मतलब क्या आया? इतना, कि वो इतना थक चुका था, दैट ही कुडेंट वॉक, कि वो चल नहीं सकता था। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 25 पे। रूल नंबर 25 बहुत आसान रूल है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब हम किसी 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हों, तो हम कभी कभी दैन की बजाय, अमूमन दैन लगता है, ही इज़ टॉलर दैन,
लेकिन हम एज का लफ्ज़ भी लगाते हैं जिसका मतलब है उतना जितना। तो जब हम एज किसी नाउन से पहले लगाएंगे या किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे, मसलन ही इज़ एज गुड, तो फिर जब एज पहले लगाया तो फिर उस नाउन के बाद भी लगाना चाहिए। ही इज़ एज पुअर एज, ही इज़ एज गुड एज, यानी नाउन से पहले भी एज लगाएं और नाउन के बाद भी एज लगाएं। कब लगाएं? व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर वन थिंग विद अनदर और वन क्वालिटी ऑफ ए पर्सन विद अनदर क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन। ठीक, मसलन मिसाल के तौर पे सो रूल क्या बना? व्हेन एज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन कंपैरिजन वी शुड यूज एज आफ्टर द एडजेक्टिव एज वेल। तो रूल क्या बना कि एडजेक्टिव से पहले अगर एज लगाया है तो एडजेक्टिव के बाद भी एज लगाएं, जबकि ये रूल दैन के लिए नहीं होता। दैन हम लगाते एडजेक्टिव के बाद है, फिर हम पहले नहीं लगाते कुछ भी। ये रूल सिर्फ एज के लिए है। मिसाल के तौर पे दिस इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दैट, गलत। इट इज़ एज गुड इफ़ नॉट, यानी उतना ही अच्छा है अगर उससे बेहतर नहीं है। नो, करेक्शन क्या होगी? दिस इज़ एज गुड एज दैट, ये उतना ही अच्छा है जितना वो है। इट इज़ एज गुड एज दैट कॉमा इफ़ नॉट बेटर, यानी फिर सुन लें, इट इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दैट, गलत। इट इज़ एज गुड एज दैट, यानी उतना ही अच्छा है जितना वो अच्छा है, इफ़ नॉट बेटर, अगर उससे बेहतर नहीं है। तो कम से कम ये है कि दोनों जो है एक जितने अच्छे हैं, मुराद जो है वो ये है। ठीक, उसके बाद आ गया रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 जो है वो क्या कहता है? रूल नंबर 26 कहता है कि एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव वो है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। वो कहता है नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। ठीक है, मसलन दीज आर गुड बॉयज़, दीज आर गुड बॉयज़। अब देखो ना, गुड बॉयज़ से पहले आ गया। अब अगर मैं इसको बाद में लेके जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, बॉयज़ को पहले ले आए, दीज बॉयज़ आर गुड। अब ये इस एक मिसाल मैंने आपको दी कि अगर दोनों प्लूरल थे, अगर सिंगुलर हो जाए तो फिर इसमें एक चीज़ और ऐड होनी, बड़े ध्यान से सुने। अगर सिंगुलर हो जाए, मसलन दिस इज़ अ गुड बॉय, दिस इज़ अ गुड बॉय, दिस बॉय इज़ गुड। अब फ़र्क क्या है इन दोनों के यूजेज में कि जब आप एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो सिंगुलर में आप उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। दिस इज़ अ गुड बुक, आ देखो पहले आ गया, फिर गुड आया, फिर बुक आया। अगर बाद में लगाएंगे दिस बुक इज़ गुड, अब गुड बाद में आ गया तो इसमें हमने एडजेक्टिव आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर ये प्लूरल होता, दीज बुक्स आर गुड, दीज आर गुड बुक्स, अब हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये प्लूरल है। तो रूल क्या बना? रूल ये बना कि अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वो एडजेक्टिव पहले अगर आएगा तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा, बाद में आएगा आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर नाउन प्लूरल होगा तो चाहे एडजेक्टिव पहले आए चाहे एडजेक्टिव बाद में आए, दोनों सूरतों में उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल देखें, मिसाल है द चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, द चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी। ठीक है, अब देखो चाइल्ड पहले आ गया, नॉटी बाद में आया, कोई आर्टिकल नहीं लगा। या दिस इज़ अ, अब अ ऐड हो गया, अ वेरी नॉटी चाइल्ड। अब देखो जब चाइल्ड पहले आया और एडजेक्टिव बाद में आया, नाउन पहले आ गया एडजेक्टिव बाद में आया, कोई आर्टिकल नहीं लगा।
लेकिन जब नाउन जो है वो बाद में आया, एडजेक्टिव पहले आ गया, तो फिर हमने उसके साथ क्या आर्टिकल लगाया, ए। लेकिन ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये सिंगुलर है और काउंटेबल है। अगर ये प्लूरल होता तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगना था। अभी मैंने मिसाल आपको दी थी, दीज आर गुड बुक्स, कोई आर्टिकल नहीं लगा। दीज बुक्स आर गुड, कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो ये हो गया रूल नंबर 26। रूल नंबर 27 जो है बच्चों, ये वोकैबुलरी का एरर, यानी ये वो गलती है जो हम वोकैबुलरी की वजह से करते हैं। दो वर्ड है इंग्लिश में, रिवेंज और इवेंज। रिवेंज का मतलब भी क्या होता है, इंतकाम लेना। रिवेंज का मतलब भी क्या है, इंतकाम, यानी किसी से जब आप इंतकाम लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, रिवेंज। और इवेंज का मतलब भी होता है इंतकाम लेना। तो फिर यूजेज में क्या फ़र्क है, यूजेज में ये फ़र्क है कि रिवेंज जो है वो शो करता है कि कोई बंदा अपना ज़ाती इंतकाम ले रहा है। मतलब मैं अपना इंतकाम ले रहा हूँ, मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है और मैं उसका बदला ले रहा हूँ, मैं उसका इंतकाम ले रहा हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा रिवेंज। ठीक है। लेकिन अगर इवेंज का वर्ड यूज़ करें, अगर क्या यूज़ करें, इवेंज का वर्ड यूज़ करें, तो फिर हम उसको कहाँ लगाएंगे, किसी के लिए, अपनी सेंस में नहीं लगाएंगे। मसलन मैंने अपने दोस्त का बदला लिया किसी से, यानी मेरे दोस्त पे जुल्म हुआ था, मैंने उसका बदला ले लिया, तो ये मैंने रिवेंज नहीं लिया, ये मैंने इवेंज लिया। तो रूल क्या बना, रूल बना कि रिवेंज अपने लिए लिया जाता है जो बात कर रहा है, और इवेंज किसी के लिए लिया जाता है। ठीक है। अब जिसकी बात की जा रही है, मैंने अपने दोस्त का बदला लिया तो मैं इवेंज कहूँगा, मैंने अपना बदला लिया मैं रिवेंज कहूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना है। सो इट्स एन एरर ऑफ वोकैबुलरी, इसलिए हम इसको इंटरलिंग्वल एरर नहीं कहेंगे, इट्स एन इंट्रालिंग्वल एरर। ये वो गलती है जो अंग्रेज़ भी करते हैं, यानी उनसे भी ये गलती जो है वो हो जाती है। ठीक। सो मिसाल देखें, आई रिवेंज्ड माई सेल्फ फॉर द इंसल्ट, यानी आई रिवेंज्ड माई सेल्फ, मैंने अपना बदला ले लिया। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ फॉर द इंसल्ट, यानी जो मेरी इंसल्ट हुई मैंने उसका क्या लिया, बदला ले लिया। ही इवेंज्ड हिज सन्स मर्डर नाउ, ही इवेंज्ड हिज सन्स मर्डर नाउ, यानी उसने अपने बेटे का बदला, बेटे के कत्ल का बदला अब लिया है उसने। ही इवेंज्ड हिज सन्स, अपना नहीं, अपने बेटे का, किसी का बदला, तो वो रिवेंज नहीं होगा, क्या होगा, इवेंज होगा। तो बड़ा सिंपल रूल, वोकैबुलरी का रूल, कि अपना बदला लें, बोलने वाला अपना बदला ले रहा हो तो हम लगाएंगे रिवेंज। जब हम किसी का बदला ले रहे हैं लेकिन उसका जिक्र बीच में आएगा कि दोस्त का बदला ले रहा हूँ, भाई का ले रहा हूँ, वालिद का ले रहा हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, इवेंज लगाएंगे। सो इट्स एन एरर ऑफ वोकैबुलरी। उसके बाद रूल नंबर 28, ये भी एक समझो वोकैबुलरी का एरर है, यूजेज का एरर। कायल, किसी को कायल करना, इसके लिए हम दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कन्विंस करना या परसुएड करना। अब कन्विंस करने का भी आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग क्या आएगा, कायल करना। कन्विंस का मतलब भी क्या होगा, कायल करना। परसुएड का मतलब भी क्या होगा, कायल करना। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क फिर यूजेज का है, इसलिए हम इसको कहेंगे एरर ऑफ यूजेज या एरर ऑफ वोकैबुलरी। दिस इज़ एरर ऑफ वोकैबुलरी और दिस इज़ एरर ऑफ यूजेज, ये यूजेज की गलती है। ठीक है। मसलन फ़र्क क्या है, कन्विंस किसी को किया जाता है किसी बात पर, कि मेरी ये बात को तुम मानो। अगर तुम मेरी बात मान रहे हो इसका मतलब तुम मेरी बात से कन्विंस हो रहे हो। परसुएड किया जाता है किसी काम के लिए, यानी मैंने उसको मेरे घर आने के लिए कन्विंस किया। देखिए ये जो कन्विंस करना है ये कन्विंस नहीं होगा, मतलब तो वही होगा, लेकिन हम कहेंगे आई परसुएडेड हिम टू कम टू माई हाउस, लेकिन आई कन्विंस्ड हिम टू बिलीव दिस फैक्ट, मैंने उसको कायल किया कि इस हकीकत को माने। कन्विंस किया बात पे, किस बात को माने, परसुएड किया अमल पे, कि मैंने उसको कायल, मतलब उर्दू में एक ही होगा, कायल करना। चुनाचे ये वोकैबुलरी का एरर है या यूजेज का एरर है। ठीक जी। मिसाल देखें,
आई एम नाउ कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, मैं अब कन्विंस हूँ, मैं अब कायल हो चुका हूँ किस चीज़ का, उसकी ईमानदारी का, यानी मैं उसकी ईमानदारी का क्या हो चुका हूँ, कायल हो चुका हूँ। आई एम नाउ कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी। वी शुड नॉट परसुएड हिम टू प्ले, वी शुड नॉट परसुएड हिम टू प्ले, कि हमें उसे कायल नहीं करना चाहिए किस बात पे, टू प्ले, कि वो खेले। अब देखो ना, अमल के लिए कायल। सो जब किसी अमल के लिए कायल करें तो क्या लगाएंगे, परसुएड, और जब किसी बात के लिए कायल करें तो क्या लगाएंगे, कन्विंस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परसुएड एंड कन्विंस। इसी तरह रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 है डिफरेंस बिटवीन, फिर ये यूजेज का एरर है या वोकैबुलरी का एरर है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ से बना हुआ होना। बस देखना, ये टेबल है, ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। जो चीज़ जिस चीज़ से बनी जाए, अगर बनने के बाद भी वो नज़र आए, आ सकती हो, तो हम लगाएंगे मेड ऑफ। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बने लेकिन बनने के बाद वो चीज़ नज़र ना आए, बनने के बाद वो चीज़ नज़र ना आए, तो हम कहेंगे मेड फ्रॉम। फिर सुन लें, अगर कोई दो, मेड ऑफ का मतलब क्या है, किसी से बना हुआ, मेड फ्रॉम का मतलब भी क्या है, किसी से बना हुआ, यानी किसी चीज़ से बना हुआ। अगर बनने, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी है, बनने के बाद वो चीज़ फिर भी नज़र आ रही है, तो हम मेड ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ बनने के बाद नज़र नहीं आ रही तो हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। मिसाल के तौर पे, एक दरवाज़ा है या मेज़ है, किसका बना होता है, लकड़ी का, हम कहेंगे दिस टेबल इज़ मेड फ्रॉम वुड कि ऑफ वुड, हम कहेंगे ऑफ वुड। ठीक, यानी ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है। क्यों लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि बनने से पहले भी लकड़ी थी, बन जाने के बाद लकड़ी की शक्ल बेहतर हो गई, शक्ल अच्छी हो गई, पॉलिश हो गई, रेनोवेट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो वैसे ही बरकरार रही, तो ना सॉरी, उसकी आइडेंटिटी वैसे ही बरकरार रही, तो हमने कहा मेड ऑफ। लेकिन फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ दिस केक या दिस बिस्किट इज़ मेड ऑफ व्हीट, गलत, क्योंकि जब वो बिस्किट बन गया तो उसमें व्हीट नज़र नहीं आ रही, यानी जिस चीज़ से वो बना है वो नज़र नहीं आ रही, वो उसके अंदर जम हो गई है, मर्ज हो गई, नज़र नहीं आ रही, बिस्किट नज़र आ रहा है या केक नज़र आ रहा है, केक में व्हीट नज़र नहीं आएगा, तो मैं क्या कहूँगा, दिस केक इज़ मेड ऑफ व्हीट कि मेड फ्रॉम व्हीट, मैं कहूँगा मेड फ्रॉम व्हीट। तो फ़र्क क्या हुआ, मेड ऑफ वो चीज़ है जिससे कोई चीज़ बने और बनने के बाद वो फिर भी नज़र आए। ठीक है, मसलन मिसाल तौर पे एक दरवाज़ा जो लोहे का बना है, मैं कहूँगा दिस डोर इज़ मेड ऑफ आयरन। अब मेड ऑफ क्यों कहा, क्योंकि लोहे से बना है, बनने के बाद भी लोहा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब मेड ऑफ। लेकिन फ्रॉम तब लगाएंगे जब वो चीज़ बनने के बाद नज़र नहीं आएगी, यानी वो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, मटीरियल, मादी चीज़ है, जिसके बाद वो नज़र ना आए, तो हम कहेंगे दिस इज़ मेड फ्रॉम। ठीक, मिसाल देखिए, अब मैं मिसाल बोलता हूँ, टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड। कहता है टेबल्स जो हैं आम तौर पर किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं। ठीक है, तो वुड नज़र आती है कि नहीं नज़र आती, आती है, शक्ल बदल सकती है, खूबसूरत हो सकती है, पॉलिश चेंज हो सकती है, लेकिन वो फिर भी नज़र आती है। लेकिन ब्रेड ऑफ दिस बेकरी, यानी ब्रेड ऑफ दिस बेकरी, इस बेकरी की जो ब्रेड है, इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, वो व्हीट से बनी है, यानी व्हीट से, गंदम से वो बनी है, लेकिन गंदम नज़र नहीं आ रहे, तो हमने क्या लगाया, मेड फ्रॉम। क्या लगाया, मेड फ्रॉम। इसी तरह हम आ जाते हैं रूल नंबर 30 पे, कि अक्सर चोट लगने के लिए हम वर्ड इंजर्ड यूज़ करते हैं, हर्ट यूज़ करते हैं, वोंडेड यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें फिर वोकैबुलरी का यूज़, यानी यूजेज का या वोकैबुलरी का फ़र्क है, सेंस का फ़र्क है।
इंजर्ड या हर्ट हम आम सेंस में होते हैं। एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, चोट लग गई, हर्ट हो गया, इंजर्ड हो गया। वुंडेड हम सिर्फ वॉर में होते हैं। ही वॉज नॉट इंजर्ड इन द वॉर, ही वॉज वुंडेड इन द वॉर, ही वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में इंजरी होती है, वॉर में वुंड होता है। हालात होता तो जख्म ही है, दोनों का मतलब जख्म है, यूजेज का फ़र्क है, कॉन्टेक्सचुअल यूजेज, इंग्लिश यूजेज। यही वो मैंने इसलिए कहा था ना, इनका नाम मिसलेनियस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये वो गलती है जो कि आम तौर पर हम करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और ये सिर्फ हम नहीं करते, अंग्रेज़ बच्चा भी करता है। सो ये L1 एरर भी है, L2 एरर भी है, ये इंटरलिंगुअल एरर भी है, इंट्रालिंगुअल एरर भी है। ठीक, उसके बाद मिसाल इसकी देखें, थाउजेंड्स वर वुंडेड इन द वॉर, कि हज़ारों लोग, हज़ारों सिपाही, हज़ारों लोग जख्मी होने, पीपल भी नहीं कहा, मैंने कहा थाउजेंड्स, यानी अंडरस्टूड है कि पीपल, थाउजेंड्स वर वुंडेड इन द वॉर, हज़ारों लोग जख्मी हुए जंग में। ही वॉज इंजर्ड बैडली इन अ मोटर एक्सीडेंट, कि वो एक मोटर एक्सीडेंट में बड़े बुरे तरीके से क्या हुआ, जख्मी हुआ, इंजर्ड हुआ। ठीक, सो ये एक और वोकैबुलरी का एरर था। अब आ जाते हैं रूल नंबर 31 पे, एक और वोकैबुलरी का एरर, एक और यूजेज का एरर, फर्दर FURTHER और फार्दर FARTHER, दोनों का मतलब क्या होता है, मज़ीद, ज़्यादा। ठीक, फ़र्क क्या है दोनों में, कि फार्दर जो है वो फासले के लिए यूज़ होता है, फार्दर इज़ यूज्ड फॉर डिस्टेंस। ठीक, फर्दर जो है वो मज़ीद के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, मज़ीद के लिए। ठीक है, मसलन, और वो किन चीज़ों के लिए यूज़ होगा, यानी एडिशनल, कोई मैं कहूँ इसके अलावा, एडिशनल, यानी आई कुडंट गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे मज़ीद मालूमात ना मिल सकी, मसलन इतनी मिल गई है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकी, मज़ीद नहीं मिल सकी। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, आई कुडंट गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, फार्दर नहीं बोलूँगा। ठीक, आई कुडंट गो एनी फार्दर देन दैट, यानी उस जगह से आगे नहीं मैं जा सका, मज़ीद नहीं जा सका, यानी वहाँ तक गया लेकिन उससे आगे नहीं जा सका, ये फासला है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फार्दर। क्या लगाएंगे, फार्दर। और जो फासला नहीं होगा, जिसका मतलब होगा वैसे मज़ीद, उसके लिए लगाएंगे फर्दर, FUR FAR। ठीक, मिसाल के तौर पे, आई कुडंट गो एनी फार्दर ड्यू टू डार्कनेस, कि अंधेरे की वजह से मैं इससे आगे नहीं जा सका, मज़ीद आगे नहीं जा सका। आई कुडंट गो एनी फार्दर, मैं इससे आगे नहीं जा सका, किस वजह से, ड्यू टू डार्कनेस। या यू विल गेट फर्दर इंफॉर्मेशन वेरी सून, कि तुम्हें जल्द मज़ीद मालूमात भी दे दी जाएगी। या आई कुडंट गेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे मज़ीद कोई मालूमात ना मिल सकी। तो जो चीज़ मज़ीद है लेकिन फासला नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, हम उसके लिए क्या लगाएंगे, फर्दर। लेकिन फिज़िकल जो हो, प्लेस हो, उसके लिए क्या लगाएंगे, फार्दर। ठीक, सो ये भी किसका रूल था, वोकैबुलरी का रूल। ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 32, एक और वोकैबुलरी के, सारे आज वोकैबुलरी के रूल्स आ रहे हैं। अक्सर हम ऊंचा या लंबा, ऊंचा या लंबा के लिए दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, टॉल या हाई। और अक्सर ये गलती हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं कि वो ये फ़र्क नहीं बता सकते कि टॉल कहाँ लगाना है और हाई कहाँ लगाना है। फ़र्क क्या है, टॉल जो है इज़ जनरली यूज्ड फॉर द हाइट ऑफ पीपल, लोगों की हाइट के लिए टॉल का वर्ड लगाएंगे। ठीक है, और हाई का वर्ड किसके लगेगा, फॉर बिल्डिंग्स, फॉर ट्रीज, फॉर माउंटेन्स, थिंग्स के लिए। कोई भी चीज़ें, बिल्डिंगें, दरख्त जो ऊंचे हैं, लंबे हैं, ये दरख्त बड़ा लंबा है, तो मैं नहीं कहूँगा दिस इज़ अ टॉल ट्री, नो, दिस इज़ अ हाई ट्री, दिस इज़ अ हाई माउंटेन, नॉट ए टॉल माउंटेन, लेकिन दिस इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है ना, मसलन मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर जो है पाकिस्तान का,
मोहम्मद इरफान इज़ ए टॉल बॉलर, 7 फुट कद है उसका, तो हम उसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे, टॉल। लेकिन मैं कहूँगा बुर्ज खलीफा इज़ अ टॉल बिल्डिंग, नो, इज़ ए हाई बिल्डिंग, टॉल नहीं कहेंगे। आम बोलचाल में मैंने कहा ना लोग बोल पढ़ते हैं, बोलचाल की ज़बान और ग्रामेटिकल एरर जब आपको ख़ास तौर पे कॉमन एरर्स में आ जाए तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं लेकिन हमसे होती हैं। सो फ़र्क क्या हुआ, टॉल भी हाइट के लिए यूज़ होता है लेकिन पर्सन्स की हाइट के लिए, ठीक है। हाई भी हाइट के लिए यूज़ होता है लेकिन बिल्डिंग्स, थिंग्स, ट्रीज़, इनकी हाइट को शो करने के, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 33 पे। रूल नंबर 33 ये भी वोकैबुलरी का रूल है। रूल नंबर 33 फ़र्क शो करता है स्ट्रीट और रोड। अक्सर हम समझते हैं स्ट्रीट सिर्फ गली को कहते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रीट सड़क को भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब मेरा घर जो है अस्करी में है और स्ट्रीट नंबर 3 में है या लेन नंबर 3, लेन और स्ट्रीट है तो पूरी रोड वो भी। ऐसा रोड जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स हों, ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स हों, उसके लिए हमें स्ट्रीट का वर्ड यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए, स्ट्रीट। मतलब मैं कह सकता हूँ देयर आर मैनी स्ट्रीट्स इन दिस सिटी, इस शहर में बहुत सी गलियाँ हैं, गलियाँ नहीं हैं, सड़कें हैं। स्ट्रीट का मतलब सड़क भी है, हम सड़क का मतलब से रोड ही समझते हैं, नहीं। हाँ, जब एक सड़क एक इलाके से, एक शहर से दूसरे शहर को ले जाने वाली जो सड़क होती है, जिसके अमूमन साइडों पे खुली ज़मीन होती है, कहीं कहीं कोई घर या कोई जगह नज़र आ जाए, बिल्डिंग भी हो सकती है लेकिन बहुत रेयर, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रोड। यानी द रोड दैट टेक्स यू फ्रॉम वन सिटी टू अदर। यानी मैं कहूँगा दिस रोड लीड्स टू लाहौर, कि ये सड़क लाहौर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये रोड है, स्ट्रीट नहीं कहूँगा। लेकिन देयर आर मैनी स्ट्रीट्स इन दिस सिटी, इसका मतलब इस शहर में बहुत सी सड़कें हैं, मुराद ये है। गलियाँ भी यही हैं, स्ट्रीट गलियों के लिए भी यूज़ होता है, स्ट्रीट रोड से हम क्या करते हैं स्ट्रीट, लेकिन जनरल यूजेज में हम रोड भी लिख लेते हैं, ठीक है। मसलन जीटी रोड तो बड़ा हो गया ना, हम किसी छोटे रोड के लिए भी रोड का, नासिर रोड, देखो ना, नासिर रोड, फजल स्ट्रीट, यानी रोड जो है मेन नासिर रोड है बड़ा, उसके अंदर आगे एक छोटा रोड निकलता है, उसका नाम आ गया फजल स्ट्रीट, ठीक। सो रोड बेसिकली आम जनरल यूजेज में आप रोड आम भी लगा, स्ट्रीट के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सड़क होनी चाहिए, गली हो तो फिर नहीं, फिर स्ट्रीट होगा। लेकिन जब कॉमन एरर्स में आ जाए फिर ध्यान से सुने, स्ट्रीट किसी शहर के अंदर मौजूद जो गलियां और सड़कें हैं जिनकी दोनों तरफ बिल्डिंग्स होती हैं, हम कहेंगे ये स्ट्रीट्स हैं। और वो रोड जो एक शहर से दूसरे इलाके, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ लेके जाए और उसके साइडों पे आम तौर पर बिल्डिंग्स ना हों, कोई कोई हो सकती है, हम कहेंगे ये रोड है। यानी ये डस्का रोड है, इसका मतलब सियालकोट से डस्का की तरफ जाता है। ये लाहौर रोड है, सियालकोट से लाहौर की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब ये रोड है जो सियालकोट से शुरू होगा, लाहौर में जाके ख़त्म होगा, ठीक। सो विच रोड्स लीड्स टू दैट टाउन, यानी कौन सा रोड लीड्स टू दैट टाउन का मतलब है कि उस टाउन की तरफ कौन सा रोड जाता है। तो जो एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ जाएगा, एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जाएगा, उसके साइडों पे आम तौर पर खुली ज़मीन होगी, लेकिन मैंने पहले कहा कोई ना कोई घर भी या बिल्डिंग भी हो सकती है, लेकिन उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह स्ट्रीट की होती है, ठीक। देयर आर मैनी स्ट्रीट्स इन दिस सिटी, कि इस शहर में बहुत सी गलियां हैं, ठीक। इसी तरह एक और रूल नंबर 34, रूल नंबर 34 जो है ये है सीन, SCENE, इसका मतलब होता है मंजर, और सीनरी इसका मतलब ये मंजर। फ़र्क क्या है, सीन जो होता है वो किसी हरकत करते हुए अमल का होता है, जैसे फिल्म का सीन होगा, या किसी जगह के अंदर कोई मखसूस चीज़ हो तो उसका भी सीन होगा। मतलब मिसाल तौर पे एक बड़ा खूबसूरत मंजर है, नेचुरल सीनरी है,
उसके अंदर खेतों में लोग काम कर रहे हैं, छोटा सा उसमें, उस सीनरी का वो छोटा सा क्या हुआ, सीन हुआ। तो सीन जनरली हम अमल वाले को कहते हैं कि यार ये कितना खूबसूरत सीन है। मसलन एक ग्रीनरी है बहुत बड़ी, वो सीनरी होगी, उसके अंदर एक आबशार बह रही है, तो वो आबशार सीनरी नहीं होगी, वो सीन होगा। मैं कहूँगा कैसा सीन है, वो कहेगा कौन सा, मैं कहूँगा देखो कैसे पानी गिर रहा है, ये एक सीन है। सो अमूमन सीन अमल को ज़ाहिर करता है, सीनरी जनरल अपीयरेंस को ज़ाहिर करती है। सीनरी का मतलब है नेचुरल ब्यूटी, नेचुरली जो चीज़ अपेरेंटली खूबसूरत लगे, कुदरती खूबसूरत लगने वाला मंज़र जो होगा उसको सीनरी बोलेंगे। लेकिन कोई अमल होता हुआ मंज़र हो या किसी बड़े मंज़र का छोटा सा कोई पार्ट हो, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, सीन का वर्ड यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हेयर द सीनरी ऑफ सवात इज़ वर्थ सीन, कहता है सवात की सीनरी यानी सवात के मनाजर, सवात के नज़ारे, सवात का मंज़र देखने के लायक है। द सीनरी ऑफ सवात इज़ वर्थ सीइंग, या द सीन ऑफ दिस लेक, लेक इज़ कमेंडेबल, कहता है इस लेक का, अब लेक एक है और लेक कौन सा होगा, जिसमें से पानी बह रहा है, इसका मतलब वो एक सीन है जिसमें कोई चीज़ हरकत कर रही। तो मैं क्या कहा, द सीन ऑफ दिस लेक इज़ कमेंडेबल, काबिले तारीफ़ है, यानी इज़ कमेंडेबल, काबिले तारीफ़ है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 35, ये लास्ट रूल है और इसके साथ ही हमारे मिसलेनियस ख़त्म हो जाएंगे एरर्स। ठीक, सो कहते हैं व्हेन नाउन इज़ फॉलोड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जब नाउन के बाद फौरन दैट आ जाए, नाउन के बाद फौरन दैट आ जाए, द प्रेपोजिशन जो उसके लिए लगना है इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड, प्रेपोजिशन हमेशा एंड पे लगेगा। कहाँ लगेगा, एंड पे लगेगा। फिर सुन ले, अगर कोई नाउन आ जाए, नाउन के फौरन बाद दैट आ जाए और उसके बाद प्रेपोजिशन लगना हो तो वो एंड पे लगेगा। मिसाल के तौर पे हियर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, यानी जो तूने मांगी थी, जिसका तूने पूछा था, हियर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, या दिस इज़ द हाउस दैट ही केम टू, ये वो घर है जहाँ वो आया था, दिस इज़ द हाउस दैट ही केम टू। ठीक, सो ये तो बच्चों एरर्स 35 हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम कंफ्यूज्ड एरर्स के साथ, और वो 200 एरर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों कंफ्यूज्ड है, क्या वजूहत होती है, अगले लेक्चर में आपसे बात करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।